रहे हैं। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे डीफाई और डीईएक्स, यानी डेक्स भी बोल सकते हैं। डीफाई यानी कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, यानी कि जहां पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, यानी कि जहां पे किसी के कंट्रोल की जरूरत नहीं है कोई भी ट्रांजेक्शन होने के लिए फाइनेंस के अंदर, या फिर किसी के इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, और जहां पे कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है। डेक्स या तो फिर डीएक्स, ये क्या है? तो ये बेसिकली एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, डिसेंट्रलाइज ऐप है, और ये अपने आप ऑटो रन होता है। किसके लिए? तो किसी भी चीज को स्वैप करने के लिए। जैसे कि पैनकेक स्वैप है तो वो बेसिकली डेक्स है, लेकिन किसके ऊपर? तो ऑब्वियसली ब्लॉकचेन के ऊपर ही रहेगा, उसके बिना डिसेंट्रलाइज ऐप पॉसिबल नहीं है। तो पैनकेक स्वैप जो है वो बाइनांस या तो फिर बीएनबी स्मार्ट चेन की ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ दुनिया का सबसे पहला, यानी कि बीएससी के ऊपर सबसे पहला अगर कोई स्वैप आया था, डेक्स आया था, तो बेसिकली पैनकेक स्वैप है। और आज हम लोग जो एचएनटी को स्वैप करते हैं वो पैनकेक स्वैप के ऊपर करते हैं। कुछ लोग मेटामास्क से डायरेक्ट स्वैप भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, उसमें आपकी फीस करीबन 3 गुनी 4 गुनी चली जाती है मेटामास्क से डायरेक्ट स्वैप करने में। अगर आप पैनकेक स्वैप से करोगे तो आपकी फीस में थोड़ा इजाफा होगा, नो डाउट। वो मैक्सिमम $1 हो जाता है अगर मेटामास्क से करो तो, और अगर पैनकेक स्वैप से करो आप तो बेसिकली $0.3 के अराउंड लग जाता है मेजोरिटी ऑफ केसेस के अंदर। तो डीफाई का जो फंक्शन है, यानी कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में ऐसी कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं? तो आप वहां पे इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो, आप वहां पे कुछ उधार ले सकते हो, आप वहां पे कुछ उधार दे सकते हो। उधार लेना यानी कि बोरो करना, उधार देना यानी कि लैंड करना। ये टर्म्स भी समझ लीजिएगा, क्योंकि आगे कहीं पे ऐसा हुआ कंपनी कुछ बोले कि मैं कुछ बोलूंगा बोरो या लैंडिंग, बोरोविंग लैंडिंग, तो आपको समझ में आना चाहिए कि बोरो यानी कि आप उधार ले रहे हो, लैंड यानी कि आप उधार दे रहे हो, ठीक है। या फिर आप वहां पे इंश्योरेंस भी ले सकते हो अपनी एसेट्स के लिए, या फिर अपनी जो एसेट संपत्ति यानी कि आपकी जो भी क्रिप्टो करेंसी उसको आप ट्रेड भी कर सकते हो, और बहुत सारी एक्टिविटी डीफाई के अंदर हो सकती है। डीफाई क्या है? तो एक तो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ बाइनेंस के पास डीफाई है या फिर इसके पास डीफाई है, मतलब ऐसा कुछ होता नहीं। डीफाई क्या है? ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, और वो पीयर टू पीयर यानी कि पर्सन टू पर्सन चलने वाला प्लेटफॉर्म है। अगर डेस्क की बात करें यानी कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की, तो ये जो है ना, तो बेसिकली क्या करता है, इसके लिए कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, और ट्रांजेक्शन को रेगुलेट करने के लिए भी किसी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज अपने आप स्मूथली रन होता रहता है, और यहाँ पे बहुत सारी विशेषताएं रहती है, बहुत सारी फैसिलिटीज रहती है। जैसे एक होता है ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक किसको बोलेंगे? मान लो आप बाइनांस पे चले गए, आप वहां पे बाई या सेल के लिए जाते हो, और एक साइड में जो आपको ग्रीन कलर में दिखता है, नीचे की साइड में, ऊपर की साइड में रेड कलर में पूरा जो सीक्वेंस दिखता है, वो बेसिकली बाय और सेल की ऑर्डर बुक है। जो ग्रीन कलर में दिख रहा है वो बायर्स है, जो रेड कलर में दिख रहा है वो सेलर्स है, और उसको बोलते हैं ऑर्डर बुक। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जब कुछ सालों पहले नए नए आए थे, आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले, जो भी होगा XYZ, तो उस टाइम पे वहां पे ऑर्डर बुक्स नहीं रहती थी। ऑर्डर बुक्स नहीं रहती थी इन द सेंस कि आप वहां पे एक लिमिट ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते थे। अभी लिमिट ऑर्डर किसको बोलेंगे? मान लो कि मुझे खरीदना है सोलाना, सोलाना भी चल रहा है मान लो $11, लेकिन मुझे उसको खरीदना है $10 पे, तो वहां पे मैं बाई लिमिट डालूंगा $10 की सोलाना बाई करने के लिए, और जब मार्केट टच करेगा 10 की वैल्यू को तब मेरा वो ऑर्डर बाई हो जाएगा। इसको बोलते हैं लिमिट ऑर्डर, बराबर है। तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर पहले आप इस तरीके से लिमिट ऑर्डर नहीं लगा सकते। या फिर सेल करना है मुझे $20 पे सोलाना को, $11 परचेस करने के बाद, तो मैं सेल लिमिट ऑर्डर लगाऊंगा उसको। लेकिन वो सारी चीजें अभी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर भी आना चालू हो चुकी है। यहां तक कि पैनकेक स्वैप फ्यूचर ट्रेडिंग भी अभी ऑपरेट कर रहा है, हमें अलाउ कर रहा है। यानी कि अगर फ्यूचर में कुछ ट्रेड करना हो फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर, इंट्राडे के अंदर, तो आपको अगर बाइनांस पे नहीं करना है तो आप पैनकेक स्वैप पे जाके भी कर सकते हो। तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर धीरे 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 बहुत सारी फैसिलिटीज बेसिकली बढ़ रही है। और जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है वो बेसिकली डिसेंट्रलाइज ऐप ही है, एप्लीकेशन ही एक तरीके से, और ये चलता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से। यानी कि उसकी जो भी गतिविधि है, जो भी एक्टिविटी है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा मेंटेन होती है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कोई एक प्री कोडेड फंक्शन है जो अपने आप 24/7 ऑटोमेटिक चलता रहता है, उसको किसी को छेड़ने की या उसमें किसी को इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं रहती है। सेकंड टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे अभी। जैसे कि हम लोगों ने क्या देखा अभी, डीफाई क्या होता है और डेक्स क्या होता है। अभी हम लोग देखेंगे लिक्विडिटी माइनिंग का डेफिनेशन क्या होता है, यानी कि लिक्विडिटी माइनिंग होता है क्या। तो सबसे पहले लिक्विडिटी, मान लो कि आपको कहीं जाना है यूएस और आपको चाहिए डॉलर, तो आप क्या करोगे?
किसी एक्सचेंजर के पास जाओगे अपने सिटी में, आईएनआर दोगे और उसके सामने डॉलर परचेस करोगे, लेकिन वो बंदा आपको डॉलर कब दे पाएगा, जब उसके पास लिक्विडिटी होगी, राइट। तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी होना, यानी कि उसके पास जब यूएस डॉलर होंगे तभी जाके आप वो आईएनआर को डॉलर में स्वैप कर पाओगे। एक्सचेंज की जगह यहाँ पे समझ लो स्वैप, जो हमारे क्रिप्टो करेंसी में यूज होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। यानी कि होता क्या है कि आप एक एसेट को दूसरी एसेट के अंदर कन्वर्ट कर सको, बराबर है, जो मार्केट रेट के हिसाब से और प्राइस को इंपैक्ट किए बिना, उसको बोलते हैं हम लोग लिक्विडिटी होना। अभी लिक्विडिटी माइनिंग में होता क्या है, तो हम जो है या फिर कोई भी यूजर है वो क्या करता है कि क्रिप्टो एसेट जो अपने पास पड़ी है उसको लैंड करता है, यानी कि उधार देता है। और वो जो हम लोग उधार देंगे कहाँ पे, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर या फिर किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उसके बदले में हमें वहां से रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और मेनली जो लिक्विडिटी माइनिंग है ना, वो बेसिकली डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर ही होता है जनरल केस में अगर देखा जाए तो हम जो अपनी एसेट को वहां पे लैंड कर रहे हैं, उधार दे रहे हैं, उसके बदले में हमें कुछ वहां से रिवॉर्ड मिलता है। और माइनिंग क्या होता है बेसिकली, अगर माइनिंग समझे जैसे लिक्विडिटी समझे उस तरीके से माइनिंग क्या होता है, ठीक है, कि बिटकॉइन है, बिटकॉइन का जो ब्लॉक्स है उसको वैलिडेट करने के लिए उसके ऊपर जो नोड्स कनेक्टेड है, अभी नोड्स क्या है आप लोग समझ रहे होंगे जिन्होंने ब्लॉकचेन का सेशन अटेंड किया, वो नोड्स उस ट्रांजेक्शन को जब वेरीफाई करते हैं तो उनको रिवॉर्ड के तौर पे बीटीसी मिलते हैं और उसको बोला जाता है बीटीसी का माइनिंग, बराबर है। तो ये हो गया लिक्विडिटी माइनिंग और लिक्विडिटी माइनिंग का पूरा डेफिनेशन और पूरी चीजें। अभी हम लोग तीसरा टॉपिक कवर करेंगे कि लिक्विडिटी माइनिंग काम कैसे करता है। तो वहां पे ना लिक्विडिटी का एक पूल रहता है। पूल किसको बोलेंगे, दो अलग अलग एसेट जब कंबाइंड हो जाती है, जुड़ जाती है, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी पूल। अगर सिंगल एसेट है तो वो स्टेकिंग हो गया, कहीं पे आप दे रहे हो, और अगर ड्यूअल एसेट आप कहीं पे डाल रहे हो तो वो लिक्विडिटी पूल बनता है, बराबर। लिक्विडिटी क्या है अभी सब लोगों ने समझ लिया मेरे ख्याल से, अभी मैं वो टर्म को यूज कर सकता हूँ, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही चलेगी ये दुनिया। अगर आपको इसको अलग तरीके से समझने बैठोगे तो आपका और जो वहां पे एक्चुअल चल रहा है वो चीजें मैचअप नहीं हो पाएगी, तो कुछ कुछ शब्दों के साथ हमें अपने आप को ढालना पड़ेगा। लिक्विडिटी पूल क्या हुआ, दो एसेट जहां पे आपने डाली अलग अलग, ठीक है, वो बन जाएगा आपका लिक्विडिटी पूल। और वहां पे आपको अपनी एसेट यानी कि जो भी क्रिप्टो करेंसी है उसको डिपॉजिट करना है। जैसे मान लीजिए कि एक ट्रेडिंग पेयर है हमारा HNT USDT, यानी कि HNT को बेच के हम लोग USDT बना सकते हैं, या फिर USDT को बेच के स्वैप करके हम लोग HNT बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया, HNT USDT का लिक्विडिटी पूल, या फिर ट्रेडिंग पेयर जो थी वो लिक्विडिटी पूल की वजह से यहाँ पे चल रही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी प्रोवाइडर है, किसका प्रोवाइडर, वो लिक्विडिटी का प्रोवाइडर, यानी कि लिक्विडिटी देने वाला जो बंदा है या फिर जो इन्वेस्टर है, वो क्या करेंगे, अपनी क्रिप्टो करेंसी को उधार देंगे उस पूल के अंदर, किसके अंदर, लिक्विडिटी पूल के अंदर। लेकिन उसमें जो दो एसेट लगेगी ना, वो दोनों इक्वल रेशियो में रहेगा। कैसे इक्वल रेशियो में, जैसे मान लो कि आपने 100 USDT यूज किया, तो सामने आपको 100 USDT के इक्विवेलेंट ही HNT डालना पड़ेगा, यानी कि $100 का USDT हो गया, $100 का HNT हो गया, और उस तरीके से $200 की एसेट आपकी लिक्विडिटी पूल में कंबाइंड होकर चली गई। और उसके ऊपर आपको क्या मिलता है, इन जनरल जो ट्रेडिंग फीस होती है वो आपको मिलती है, जो डिसेंट्रल एक्सचेंज डिडक्ट करता है। कैसे डिडक्ट करेगा, मान लो किसी ने HNT बेचा और USDT लिया, तो फीस के तौर पे क्या मिलेगा, एक्सचेंज को HNT मिलेगा, हाइपरनेशन टोकन मिलेगी, जो बेच रहे हैं वो एज अ फी कटेगा, राइट। तो उस HNT का एक हिस्सा आपको आएगा। कैसे आएगा, मान लो कि लिक्विडिटी पूल में आपका कंट्रीब्यूशन 1% का है, आपकी जो एसेट है, मान लो कि पूरा लिक्विडिटी पूल $1 लाख का है और आपने उसमें कुछ एसेट डाली जो कि 1% के बराबर हो रही है, तो जो फीस आती है, फीस का भी 1% का हिस्सा आपको मिलेगा। जितना आपका कंट्रीब्यूशन उतना आपका रिवॉर्ड। ये सिंपल सा फंडामेंटल है, जितना आपने लिक्विडिटी डाला उतने ही परसेंटेज में आपको वहां से रिवॉर्ड्स भी आएंगे, बराबर है। अगर मान लो किसी ने यूएसडीटी बेचा और HNT खरीदा, तो फीस में क्या कटेगा, यूएसडीटी कटेगा, तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है उतने ही सेम परसेंटेज से आपको वहां से यूएसडीटी मिल जाएगा, बराबर। तो अगर HNT बेच रहे हो या फिर कोई भी एसेट बेच रहे हो, यूएसडीटी परचेस कर रहे हो या फिर यूएसडीटी को आउटपुट के तौर पे ले रहे हो, तो पहली वाली करेंसी फीस के तौर पे कटेगी और वहां से आपको रिवॉर्ड आएंगे। अगर यूएसडीटी आपने बेचा और HNT लिया, तो ऑब्वियसली पहली वाली करेंसी इस बार यूएसडीटी है, तो यूएसडीटी कटेगा और आपको फीस के तौर पे क्या आएगा,
रिवॉर्ड्स के तौर पे यूएसडीटी आएगा। बट ऑब्वियसली अभी लिक्विडिटी माइनिंग के बेनिफिट्स क्या है, अगर चौथा पॉइंट समझे हम लोग, तो लिक्विडिटी माइनिंग का बेनिफिट ये है कि जो उसकी जो गवर्नेंस टोकन होती है, गवर्नेंस टोकन किसको बोलते हैं, तो जिससे वो प्लेटफॉर्म चलता है। जैसे मान लो बाइनेंस स्मार्ट चेन की जो इकोसिस्टम, उसकी गवर्नेंस टोकन कौन सी है, तो बीएनबी कॉइन, क्योंकि फीस उसमें कटती है, कुछ अच्छी ऑफर्स आती है तो बीएनबी के फॉर्म में आती है, तो उसको बोलते हैं गवर्नेंस टोकन, यानी कि जिसके द्वारा वो शासन चल रहा है या फिर चीजें चल रही है, वो हो गया गवर्नेंस टोकन, राइट। तो एक तो सही से डिस्ट्रीब्यूशन हो पाता है लिक्विडिटी माइनिंग के थ्रू, अगर गवर्नेंस टोकन किसी को डिस्ट्रीब्यूट करनी हो तो। दूसरा, पैसिव इनकम जनरेट करके देता है। मान लो कि हाइपरनेशन या कोई भी एक्टिविटी के लिए आपको कहीं पे जाना पड़ता है, किसी से बात करनी पड़ती है, जूम करनी पड़ती है, लेकिन लिक्विडिटी माइनिंग के अंदर क्या होता है, आपने वो एसेट लगा दी, कौन सी एसेट, दो एसेट पूल क्रिएट करके, चाहे एचएनटी लगाया चाहे यूएसडी लगाया, या फिर एचएनटी और एचडब्ल्यूटी यानी कि हाइपरवर्ल्ड टोकन लगाया, जो भी कॉम्बिनेशन वहां पे अलाउड है आप रखो, कोई दिक्कत नहीं। तो वहां से जो आपको रिवॉर्ड्स आ रहे हैं वो तो पैसिव मोड में आ रहे हैं, रात को आप सो रहे हो तब भी वो रिवॉर्ड जनरेट हो रहा है अगर कोई वहां पे स्वैप कर रहा है। तो पैसिव इनकम का एक अच्छा सोर्स है लिक्विडिटी माइनिंग, ये उसका बहुत ही अच्छा एक बेनिफिट है। उसी तरीके से लो एंट्री बैरियर, लो एंट्री बैरियर में होता क्या है कि आप छोटे से अमाउंट से भी उसके अंदर एलपी डाल सकते हो, लिक्विडिटी डाल सकते हो। जैसे मैंने एक प्लेटफॉर्म पे आज से करीबन 1.5 साल पहले $100 का बीयूएसडी डाला था और $100 का मैंने टोकन डाला था, वो आज भी वहां से कुछ ना कुछ टोकन जनरेट होती रहती, और वो टोकन को मैं बेच ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो टोकन जो आ रही है वो पैसिव मोड में आ रही है, और मैं सोच रहा हूँ कि भाई उसको मैं 2024 में बेचूंगा जब मार्केट में एक अच्छा बुल रहा है। तो हो सकता है तब तक मेरे पास 1000 टोकन हो जाए, 2000 टोकन हो जाए, उस टोकन का प्राइस कहीं पे शूटअप हो जाएगा, तो मुझे एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरीके से आप लो एंट्री के साथ भी, मतलब लो प्राइस के साथ भी ऐसे किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हो। ओपन गवर्नेंस यानी कि होता है क्या कि वहां पे सारी चीजें ओपन रहेगी, जो भी चीजें हो रही है वो लिक्विडिटी माइनिंग के थ्रू हो रही है, ट्रांसपेरेंसी के थ्रू, क्योंकि वहां पे फिगर्स दिखते रहते हैं ना कि भाई किसने कितना लिक्विडिटी दिया और उसके हिसाब से किसको कितना रिवॉर्ड आ रहा है। तो ये हो गए लिक्विडिटी माइनिंग के बेनिफिट्स। पांचवा टॉपिक जो हम लोग कवर कर रहे हैं अभी, वो है रिस्क क्या हो सकता है। जहां पे बेनिफिट है वहां पे रिस्क भी है, जहां पे प्रॉफिट है वहां पे लॉस भी है। ये तो हमारी जिंदगी का बहुत ही अहम पहलू है और ये चीजें हमें हमेशा ध्यान में रखनी है। जैसे बेनिफिट है लिक्विडिटी माइनिंग के, वैसे लिक्विडिटी माइनिंग का रिस्क भी है, और हो सकता है कि लॉस भी हो सकता है। और लिक्विडिटी माइनिंग में जो लॉस है उसको बोला जाता है इम्परमानेंट लॉस। इम्परमानेंट लॉस किसको बोलेंगे मैं आपको समझाता हूं। मान लो कि आपने किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक स्टेबल कॉइन उठाया यूएसडीटी और एक टोकन उठाई, और दोनों को $100 $500 का टोटल अमाउंट आपने डाल दिया, मतलब 500 यूएसडीटी डाले और $500 की वो टोकन डाली। अभी मार्केट में कुछ नेगेटिव न्यूज आ गए उस टोकन को लेके, तो लोग क्या करेंगे, वो टोकन को कॉन्स्टेंटली सेल करने लगेंगे। जैसे जैसे वो टोकन सेल होता जाएगा तो बढ़ेगा क्या, रिवॉर्ड्स के तौर पे वो टोकन बढ़ेगी और यूएसडीटी वहां से लिक्विडिटी से हटता जाएगा, क्योंकि वो टोकन सेल कर रहे हो, उसके सामने उस बंदे को यूएसडीटी मिल रहा है, आपको रिवॉर्ड्स में क्या आ रहे हैं, वो टोकन आ रहे हैं। तो ऐसे करते करते ऐसा होगा कि आपका हिस्सा होगा, मान लो कि $100 के यूएसडीटी और $100 का टोकन, तो ऐसा हो सकता है कि वो $25 का यूएसडीटी बचे और बाकी की टोकन, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली सेल हो रहा है तो मार्केट क्रैश हो जाएगा उस टोकन का। तो टोटल जो $200 की आपकी लिक्विडिटी की वैल्यू थी टोकन और यूएसडीटी को मिला के, हो सकता है कि वो $25 $30 पे आके सिमटते हैं। तो ये पॉसिबल है लिक्विडिटी माइनिंग के अंदर, और इसको बोलते हैं इम्परमानेंट लॉस। इसका एग्जैक्टली हिंदी तो मुझे नहीं समझ में आता है, लेकिन आई होप कि इम्परमानेंट लॉस किसको बोलते हैं वो आप समझ चुके होंगे, राइट। अभी हम लोग बात करेंगे इसके बाद छठे पॉइंट के ऊपर हाइपर यील्ड एग्रीगेटर की, यानी कि हाइपर जो यील्ड फार्मिंग का प्लेटफॉर्म लेके आया है उसको बोलते हैं यील्ड एग्रीगेटर। यील्ड फार्मिंग यानी कि ऐसी कोई लिक्विडिटी प्रोवाइड करके आप वहां से एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, आप वहां से रिवॉर्ड्स अर्न कर सकते हो, आप वहां से कुछ बेनिफिट पा सकते हो, तो इसको बोलते हैं यील्ड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म। और हाइपर का अपना प्लेटफॉर्म है, तो उसको ये लोग बोल रहे हैं हाइपर यील्ड एग्रीगेटर। यील्ड बोलते हैं यील्ड, YEILD या YIELD, मतलब थोड़ा सा देख लीजिएगा स्पेलिंग, ठीक है। वो लिखने के टाइम पे तो इजीली लिख पाते, लेकिन बोलने में कभी कभी दिक्कतें होती है हमें स्पेलिंग को लेके। इंडियंस की थोड़ी बहुत दिक्कतें है ही है, और इंडियंस ही है तो स्पेलिंग में भी वर्ल्ड में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। जैसे यूएस में जब स्पेलिंग का कंपटीशन होता है तो मैं देखा है काफी बार कि इंडियंस ही फर्स्ट नंबर पे आते हैं, तो वो एक प्लस पॉइंट भी है और कुछ कुछ लोगों का माइनस पॉइंट भी है। अभी ये जो है ना यील्ड एग्रीगेटर जो है वो बेसिकली कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज रहेगा, यानी कि वहां पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं रहेगी,
वहां पे कोई इंटरवेंशन नहीं रहेगा, वो अपने आप रन होता रहेगा, बराबर है। और यील्ड एग्रीगेटर जो है ना, वो बेसिकली यील्ड ऑप्टिमाइजर प्लेटफॉर्म होता है। यील्ड ऑप्टिमाइजर यानी कि जहां से आप कुछ प्रॉफिट कमा सकते हो, कुछ बेनिफिट ले सकते हो। और ये लोग अपना प्रॉफिट कहाँ से निकालते हैं, तो डीफाई के जो प्रोटोकॉल्स है, यानी कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर जो कुछ चीजें रन होती रहती है सर्विसेज, वहां से ये लोग अपना प्रॉफिट निकालते हैं और हमें भी प्रॉफिट देते हैं। अभी इसके अंदर प्रॉफिट कितना होगा वो अगर जानना है तो वहां पे है ना, दो फैक्टर है। दो फैक्टर हमेशा उस प्लेटफॉर्म के ऊपर लिखे रहते हैं कि कितना आपको रिटर्न मिल सकता है। उसमें से पहला जो वर्ड है वो है एपीवाई। एपीवाई यानी कि एनुअल परसेंटेज यील्ड, और दूसरा है एपीआर यानी कि एनुअल परसेंटेज रिटर्न। एपीवाई को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो वो हो गया आपका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रियल इंटरेस्ट के साथ। और अगर एपीआर को समझना है तो वो हो गया आपका फ्लैट इंटरेस्ट, सिंपल सा इंटरेस्ट, बराबर है। तो कुछ कुछ प्लेटफॉर्म आपको एपीवाई देंगे और कुछ कुछ प्लेटफॉर्म आपको एपीआर देंगे। अगर एपीवाई है तो वो कंपाउंडिंग है, एपीआर है तो सिंपल रिटर्न है। तो इस तरीके से यील्ड फार्मिंग में होगा क्या, तो ऑब्वियसली लिक्विडिटी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी कोई भी दो टोकन्स के अंदर। वो दो टोकन अनस्टेबल टोकन भी हो सकती है, या फिर दो स्टेबल कॉइन भी हो सकते हैं, या फिर एक अनस्टेबल टोकन और एक स्टेबल कॉइन भी हो सकता है। इसमें से कुछ भी हो सकता है। जैसी उस प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट, उस टाइप के लिक्विडिटी पूल्स वहां पे अवेलेबल होंगे और उसके अंदर आप अपनी लिक्विडिटी को ऐड कर पाओगे। अब एक ये जो यील्ड फार्मिंग है बेसिकली क्या है, तो अ मेथड ऑफ जनरेटिंग रिवॉर्ड्स विद क्रिप्टो करेंसी की होल्डिंग्स, यानी क्रिप्टो करेंसी आप होल्ड कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको रिवॉर्ड्स मिलता है। जैसे बीटीसी का माइनिंग हो रहा है, वैसे काफी सारी करेंसीज का मिंटिंग होता है, जिसको सॉफ्टवेयर माइनिंग बोल सकते हैं। कि आपका एक डिजिटल वॉलेट है, वो डिजिटल वॉलेट के अंदर आपने पर्टिकुलर करेंसी को होल्ड किया तो क्या होगा, आपको उसके पीछे से रिवॉर्ड मिलेंगे। अब एक यहाँ पे ये लोग है ना हाइपर वॉलेट ला रहे हैं, जो हम लोगों ने कुछ दिन पहले आपको मैसेज भेजा था, और उसकी टोकन भी आएगी। अगर वॉलेट आ रहा है, जैसे ट्रस्ट वॉलेट है तो उसकी टोकन है TWT। उसी तरीके से जो हाइपर वॉलेट आने वाला है उसकी टोकन रहने वाली HWT, यानी कि हाइपर वॉलेट टोकन। और ये लोग डिफाई के अंदर बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले हैं हाइपर वॉलेट टोकन के माध्यम से। बहुत सारी चीजें वो लोग लाने वाले हैं आने वाले समय के अंदर। अभी यील्ड फार्मिंग के अंदर होता क्या है, अगर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हाई है, मतलब बहुत अच्छी लिक्विडिटी वहां पे पड़ी हुई है, तो मार्केट क्या होगा, उससे स्टेबल होगा। प्राइस एकदम से फटाफट शूट आउट नहीं हो जाएगी कोई भी एक साइड के अंदर। कि अगर लिक्विडिटी कम है तो किसी ने बेचना चालू किया तो 5-10%, 20% से वो डिफरेंस आ जाएगा इमीडिएटली 5 सेकंड्स के अंदर। सॉरी, माफ कीजिए। और आपको जो प्राइजेस है वो भी प्रॉपर फेयर मिलेगी, यानी कि प्राइस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। और अगर ये जो लिक्विडिटी है वो अगर लो रही, यानी कि कम रही, तो वहां पे क्या होगा कि मार्केट स्टेबल नहीं रहेगा, प्राइस में बहुत बड़े फ्लक्चुएशन आएंगे और लोगों को जो प्राइस मिलेगी ना वो बेसिकली अनफेयर होगी। अनफेयर होगी यानी क्या होगा, मतलब जिसको सही प्राइस नहीं बोल सकते, कि अभी किसी ने परचेस किया उसको $5 में कोई चीज मिल गई, 2 मिनट के बाद कोई परचेस करा तो उसको $60 में पड़ रही है, $8 में पड़ रही है, ठीक है। तो डेस्क पे अगर लिक्विडिटी प्रॉपर ना हो तो प्राइस में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। अभी हाइपर यील्ड एग्रीगेटर जो है वो काम कैसे करेगा, तो उसमें सिंपल सा है। आपको HNT और यूएसडीटी का कॉम्बिनेशन डालना होगा। जितने वैल्यू का HNT उतने ही वैल्यू का यूएसडीटी, और वो आप डालोगे पैनकेक स्वैप के ऊपर उसके पूल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। इसका पूल कॉन्ट्रैक्ट तो HNT और यूएसडीटी का पूल कॉन्ट्रैक्ट वो भी शॉर्ट टाइम में आएगा, अभी आया नहीं है। हम लोग है ना अभी सिर्फ डिसाइड, हम लोग आपको सिर्फ बता रहे हैं कि कंपनी ने परसों लॉन्च किया लिक्विडिटी माइनिंग, ठीक है, उसके बारे में बताया। तो बेसिकली वो है क्या, अभी चालू नहीं हुआ है। अभी जैसे ही आप HNT और यूएसडीटी को वहां पे पूल के अंदर डालोगे तो उसको कंबाइंड होकर आपको एक नई टोकन मिलेगी, और जिसको बोलते हैं एलपी टोकन। उसका नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हो सकता है HNT यूएसडीटी एलपी टोकन, या फिर कंपनी ऐसा भी रख सकती है कि HWT एलपी टोकन, कुछ भी हो सकता है, नाम कुछ भी रखे, डजंट मैटर। लेकिन उसका नाम बदल जाएगा वो पक्का है, और उसके बाद वो कंबाइंड होने के बाद उसको बोलते हैं हम लोग एलपी टोकन, यानी कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर टोकन, राइट। अभी होगा क्या कि वो
हाइपर लिक्विड एग्रीगेटर के अंदर वो टोकन रहेगी कौन सी, नई एलपी वाली। और जब भी कोई एचएनटी को सेल करेगा यूएसडीटी जाएगा वहां से, और जब भी कोई एचएनटी को बाई करेगा तो यूएसडीटी आएगा और एचएनटी उस पूल से, उस लिक्विडिटी पूल से बाहर जाएगा। और जो लोग वहां पे है जिन्होंने अपने लिक्विडिटी प्रोवाइड की है उनको रिवॉर्ड्स के तौर पे कोई टोकन मिलेगी। और इसमें पॉसिबिलिटी कुछ ऐसी है जो कंपनी ने बोला था कि हाइपर वॉलेट टोकन आपको रिवॉर्ड्स के तौर पे मिलेगी एचएनटी यूएसडीटी की लिक्विडिटी डालने के ऊपर। तो यहाँ पे कंपनी कौन कौन से लिक्विडिटी पूल लाने वाली है, लिक्विडिटी पूल यानी कि दो टोकन का या दो कॉइन का या टोकन या कॉइन का कॉम्बिनेशन, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी पूल। तो कौन कौन से लिक्विडिटी पूल कंपनी अभी लाने वाली है, एक है HWT USDT यानी कि हाइपर वॉलेट टोकन प्लस USDT, हाइपर नेशन टोकन प्लस USDT, और तीसरा रहेगा हाइपर वॉलेट टोकन प्लस हाइपर नेशन टोकन। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 पूल्स अभी आने वाले हैं जब भी ये स्टार्ट होगा। और कंपनी कुछ फ्यूचर प्लान भी लेके चल रही है जो शॉर्ट टर्म में हमें लाइव देखने के लिए मिल सकते हैं। कंपनी एक लाएगी ऑटोमेटेड मार्केट मेकर। मार्केट मेकर यानी कि मार्केट में कुछ भी बाय सेल हो रहा है तो उसके लिए लिक्विडिटी प्रोवाइड करना। तो कंपनी खुद का भी एक बहुत बड़ा लिक्विडिटी पूल लाएगी ऑटोमेटेड मार्केट मेकर के तौर पे, जो कि ऑटोमेटिक चलेगा लिक्विडिटी पूल्स के माध्यम से, लिक्विडिटी पूल्स की हेल्प की वजह से, और जहां पे एडिशनल मार्केट के बायर या सेलर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कंपनी के द्वारा ही सारी चीजें मैनेज हो जाएगी। और वो लोग स्टेकिंग भी ला रहे हैं। और स्टेकिंग में क्या होता है, स्टेकिंग में कोई भी एक ही टोकन को स्टेक करके आप उसके ऊपर सेम टोकन के तौर पे रिवॉर्ड ले सकते हो। इट मींस कि आपने अगर एचएनटी को स्टेक किया यानी कि फिक्स डिपॉजिट में डाला तो आपको एचएनटी ही रिवॉर्ड के तौर पे मिलेंगे। लेकिन स्टेकिंग में एक हल्का सा डिसएडवांटेज क्या है कंपेयर टू लिक्विडिटी पूल, कि स्टेकिंग में आपको जो परसेंटेज बेनिफिट मिलता है वो थोड़ा सा कम रहता है कंपेयर टू लिक्विडिटी पूल, और लिक्विडिटी पूल के अंदर परसेंटेज थोड़े से ज्यादा रहते हैं। तो इसका अगर ओवरऑल मोटा मोटी देखें तो हम लोग लिक्विडिटी माइनिंग करके या फिर लिक्विडिटी प्रोवाइड करके हम लोग एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर किसी का अच्छा रैंक है जैसे V3, V4, V5, तो वो लोग शायद बड़ा सा अमाउंट वहां पे लिक्विडिटी पूल में लगा सकते हैं, और मुझे लगता है वहां से भी किसी को $100, $200 या $500 हर महीने एज अ पैसिव इनकम जनरेट करना इजीली पॉसिबल है, राइट। और लिक्विडिटी माइनिंग जो है ना वो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का सबसे पहला यूज केस है, यानी कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस स्टार्ट ही होता है उसके यूज केस इसके साथ, किसके साथ, तो डीफाई के साथ। ठीक है, तो बस इतना ही था मेरी ओर से। और अभी है ना हम लोग पहले तो शेयरिंग सेशन स्टार्ट करेंगे, प्लस हम लोग Q&A सेशन के लिए चैट बॉक्स भी ओपन करेंगे। और आप में से कुछ लोग हैं जिनको मैंने को होस्ट नहीं बनाया है किसी भी रीजन से XYZ, क्योंकि टाइम की भी शॉर्टेज थी, लेकिन मैं जिनको जानता हूं या जो लोग मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है वो चाहे तो वो भी हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा। को होस्ट में कैसा है, को होस्ट तो मैं रैंडमली बनाता हूँ, उसमें ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है कि आज इनको ही बनाना है, राइट। तो मुझे जो सामने दिख जाता है उनको मैं को होस्ट बना देता हूँ, तो उससे किसी को मतलब वो ऑड वाली फीलिंग भी नहीं आनी चाहिए कि हमें को होस्ट नहीं बनाया गया फिर इनको ही बनाते हैं या कुछ भी XYZ। ठीक है, आप चाहो अगर कुछ शेयरिंग करना तो आप हैंड रेज भी कर सकते हो। जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन भी अलाउ करूंगा। और बाकी के जो हमारे सभी साथी है रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स है, आपके लिए मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ, तो आप चैट बॉक्स के माध्यम से भी अपने क्वेश्चन रख सकते हैं। तो हमारे को होस्ट में से अगर कुछ शेयरिंग करना चाहेगा इस स्टेशन के ऊपर तो आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके कर सकते हैं। विपुल सर आवाज जा रही है? यस मानिक सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, ऑल ऑफ यू मॉर्निंग, जितने भी पार्टिसिपेट बने हुए हैं। सर आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा, लिक्विडिटी माइनिंग को लेके, एचएनटी या कह सकते हैं HWT, हाइपर वॉलेट टोकन, मतलब जितना भी आपने सेशन बताया बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया आपने। अगर हम इसको एब्जॉर्ब करते हैं तो आगे चल के हमें बहुत सारा यहाँ से बेनिफिट मिल सकता है। बाकी यहाँ पे लिक्विडिटी से मुझे ये समझ में आ रहा है सर कि हाइपरनेशन बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, क्योंकि जितने भी B4 आपने बोला, B4, B3 लोग अगर रहेंगे तो ये लोग खुद ही लिक्विडिटी ऐड करेंगे, तो यहाँ पे लिक्विडिटी के इशू आने वाला ही नहीं है इन फ्यूचर, क्योंकि हाइपर वर्स में लिक्विडिटी इशू आया लेकिन यहाँ पे आएगा ही नहीं। इसलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी बने हुए हैं
तो सोच रहे हैं कि मालूम नहीं यार हाइपरवर्स की तरह हाइपरनेशन भी ऐसे ना हो जाए। तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है आपकी बातों से सर, जो आपने बताया कि यहाँ पे लिक्विडिटी इशू आने वाला ही नहीं है। तो यहाँ पे हम खूब अच्छे तरीके से जोरदार से यहाँ पे हम प्लानिंग करके काम को कर सकते हैं, जो भी लीडर्स यहाँ पे भी ज्वाइन किए हैं। बाकी यहाँ पे हम B1 B3 बड़े आराम से मेहनत करके बन सकते हैं। जो कि आप कहते हैं कि अगर 7 से 8 महीने यहाँ पे हम प्लानिंग के साथ काम कर लें तो हम नो डाउट यहाँ पे B7 अचीव कर ही लेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ सीखने की जरूरत है। आप इतना बढ़िया से सर नाइट वाला सेशन लेते हैं, अभी आपने बताया, तो काबिले तारीफ है सर। आपका स्टाइल को कॉपी करना चाहता हूं, मैं कॉपी करने का प्रयास भी करता हूं। और मैं चाहता हूं सर सभी लीडर जो भी यहाँ पे हैं वो कॉपी करें, क्योंकि आपका सेशन कुछ लोग मेरे ग्रुप से लेते हैं, बोलते हैं सर बहुत ही जबरदस्त सेशन लेते हैं, जिस प्रकार से IAS PCS की कोचिंग को पढ़ाया जाता है उस तरीके से आप ब्लॉकचेन NFT अभी आपने मतलब क्रिप्टो की सारी जानकारी आप देते हैं। अगर यहाँ पे आप जो कहते हैं पेन डायरी लेके वाकई में बैठना चाहिए, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके वहां पे नोट करने चाहिए और उसको फिर भी प्रैक्टिस करना चाहिए। और मैं प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा हूं। आज अगर देखा जाए तो सुबह के सेशन में राकेश उपाध्याय जी ने आपके NFT को कल वाला सेशन को रिपीट किया उन्होंने, तो बहुत अच्छा लगा। तो सर बाकी जितने भी साथी हैं यहाँ पे हमारी टीम से, बाकी जो भी लीडर्स हैं, नोड लीडर्स भी अपने ग्रुप को तैयार करें, आपकी तरह बने और अपने टीम को भी बनाएं, जिससे वो आगे ले जा सके अपनी टीम को। बस इतना ही कहना चाहता था सर। थैंक यू सर, ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच मानिक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो बताया कि आपकी तरह कॉपी करना चाहता हूं, तो मैं यही चाहूंगा कि मेरी तरह कॉपी करने से बेटर है कि आप मुझसे ही बेहतर कर पाओ, ठीक है। बस ऐसी मेरी शुभकामनाएं। और अगर कोई शेयरिंग करना चाहता है तो प्लीज गो अहेड। गुड मॉर्निंग बिल्कुल। यस, गुड मॉर्निंग विजय सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल फ्रेंड्स। मैं सबसे पहले विपुल सर को थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा, क्योंकि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है विपुल सर फर्स्टली हमें बताते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस ही इन्फॉर्मेशन का है कि इन्फॉर्मेशन टाइम से रहेगी तो हम आगे वर्क कर पाएंगे। तो जिस तरह से विपुल सर ने डेक्स प्लेटफॉर्म के बारे में बताया, लिक्विडिटी माइनिंग के बारे में बताया, बहुत सारे लोगों को अभी ब्लॉकचेन सारी चीजों को लेके नहीं था, ये भी बहुत एडवांस चीजें बताई है डेक्स प्लेटफॉर्म के बारे में। तो बहुत अच्छा लगा सर, मेरे ख्याल से सभी लोगों को समझ आया होगा। और आपसे सीखते हुए सर काम कर रहे हैं, बढ़िया लग रहा है सारी चीजों को लेके। और हाइपरनेशन प्लेटफॉर्म बहुत सारे लोगों की लाइफ बदलने वाला है। और मॉर्निंग का सेशन अच्छा होता है, सारे माइंड फ्रेश होता है, तो हम मतलब सीखते हुए फील्ड में निकले, काम करें, बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। बस यही कहूंगा कि सभी लोगों को मतलब हाइपरनेशन के अंदर शुरुआत करनी चाहिए। और आज जो अभी आया सर 3-4 एंट्रीज अभी वो कूपन कोड आया तो वो भी यूज हो गए हैं, पर उसमें वैसे बताऊं मैं सिंगल टाइम ही हो रहा है, डबल टाइम का नहीं आया सर उसके अंदर। मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बोल रहा था। और थैंक यू सो मच सर, यही बोलना चाहूंगा मैं इन्फॉर्मेशन के लिए। आप हमेशा ही फर्स्टली हमें बता देते हैं और नॉलेज दे रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच अजय सर। चलिए, अभी हमारे कोर्स में से अगर कोई और शेयर करना चाहता है, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, गुड मॉर्निंग खलील सर। हाँ सर, मेरा एक पॉइंट है, सारे लोगों को क्लियरिफिकेशन के लिए पॉइंट बता रहा हूँ मैं, कि कई सारे मेंबर्स ये सोच रहे होंगे कि लिक्विडिटी माइनिंग में भी फिर से अलग से इन्वेस्टमेंट करना होगा। बिल्कुल भी नहीं है, ये एक चीज अपनी तरफ से है। सिर्फ और सिर्फ जो सेलेक्टेड बंदे हैं, जो इंटरेस्टेड लोग हैं, उन्हीं लोगों के लिए ऑप्शन है ये। हर किसी के लिए ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग बिल्कुल भी इसके ऊपर टेंशन लेके कुछ भी और आगे जाके फिर से नए इन्वेस्टमेंट करना है बल्कि ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। ये टोटली डिफरेंट प्रोजेक्ट है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन बहुत बेहतरीन तरीके से विपुल सर ने दी है, तो इसके लिए भी थैंक यू बोलूंगा। सारे लोगों को भी अंडरस्टैंड करने के लिए मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू खलील सर। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये वॉलेंटरी एक्टिविटी है, कि आपको करना है लिक्विडिटी तो ऐड करो, कंपल्सन नहीं है। ऐसा नहीं कि V3 बन जाओगे तो कंपल्सन। मैंने बोला, मैंने सिर्फ उसके लिए बोला V3 न हो, क्योंकि उनके पास थोड़ा एक अच्छा फ्लो रहेगा, वो चाहे तो एक पैसिव इनकम भी इस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। और कोई है नहीं तो फिर हम लोग है ना, अगर किसी को शेयरिंग नहीं करना है तो हम लोग चैट बॉक्स पे चले जाते हैं। गुड मॉर्निंग कृष्णा जी, लोकेश जी। अपडेट्स वही हैं जो हम लोगों ने अभी ओपन मीटिंग में किए थे।
अगर आप वहां पे थे तो आपने वो सुन लिया होगा क्या अपडेट्स है, अगर नहीं है तो हम लोग वापस कभी एक आध मीटिंग और कर लेंगे ओपन पूरे इंडिया के लिए, उसमें आप आ जाइएगा। अमरदीप जी थैंक यू सो मच। जानकी मैम ने क्वेश्चन पूछा है, पेयरिंग पूल कौन से प्लेटफॉर्म पर आ सकता है, पैनकेकस्वैप और मेटामास्क और हाइपर वॉलेट? मैम जैसे कि मैंने बताया कि जो पूल रहता है लिक्विडिटी पूल वो बेसिकली डेक्स पे ही हमेशा रहता है। मेटामास्क या हाइपर वॉलेट जो है वो आपका हो गया डिसेंट्रलाइज वॉलेट, और पैनकेक स्वैप आपका हो गया डेक्स यानी कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। तो मोस्टली हाइपर की ओर से जो आएगा उसमें पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि ये आपको मिलेगा यहाँ पे पैनकेक स्वैप के ऊपर। थैंक यू विलास सर। जेविन जी थैंक यू सो मच। बीएस पाटिल जी इसके बारे में ऑलरेडी है ना हम लोग बहुत सारी मीटिंग्स कर चुके हैं, ठीक है। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर आप थे कि नहीं। मेरे ख्याल से अब तक हम लोग 3 सेशन कर चुके हैं नए अपडेट्स को लेके। तो आप उस मीटिंग में अगर नहीं आए थे तो वापस कभी मीटिंग रखेंगे, उस टाइम पे आप अटेंड कर लीजिएगा। सत्य सिंह जी थैंक यू सो मच। बलेंद्र जी वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे होना मतलब वो भी एक एक्सचेंज ही है। अगर बाइनांस है तो बाइनांस सेंट्रलाइज है, और सेंट्रलाइज एक्सचेंज में गड़बड़ कभी कभी हो सकती है। जैसे एफटीएक्स पूरा खत्म हो गया, एफटीएक्स में जो लोगों के पैसे थे वो डूब गए, राइट। तो उस केस में डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज एक्चुअल में ज्यादा बेहतर है। और मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपको बड़ा पोर्टफोलियो कोई बनाना है या रखना है, जो लाखों में हो सकता है, जो करोड़ों में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका पोर्टफोलियो अभी करोड़ों में होगा, कुछ करोड़पति यहाँ पे अवेलेबल होंगे, आई एम वेरी श्योर। तो आप अपना पोर्टफोलियो डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे रखे, वो ज्यादा सेफ रहेगा कंपेयर टू किसी भी एक्सचेंज, चाहे वो बाइनांस हो चाहे कुछ और हो, जो कि वर्ल्ड का 2nd नंबर का बिगेस्ट एक्सचेंज था एफटीएक्स, वो पिछले 2 दिनों में पूरा खत्म हो गया, ठीक है। इससे मैं और एक बात कहना चाहूंगा, काफी बार है ना मार्केट में लोग ऐसा बोलते हैं, बोले कि सीबा ले लो, डॉट ले लो, कोई भी एक टोकन का नाम बोलते हैं और बोलते हैं कि ये वाला कॉइन ले लो, ये वाला कॉइन 100 गुना हो जाएगा। और कुछ लोग क्या करते हैं, उसके पास अगर 1 लाख रुपए पड़े तो 1 लाख रुपए सारे के सारे उठा के वो एक ही अंडे पे डाल देंगे, एक ही बास्केट में डाल देंगे। मान लो कि वो बास्केट लुढ़क गई, सारे अंडे फूट गए, करेंगे क्या? तो हमेशा किसी भी कॉइन या टोकन के अंदर आपका 5 से 10% से ज्यादा फंड नहीं होना चाहिए, चाहे वो हाइपर की कोई भी टोकन हो या किसी और कंपनी की हो, किसी और प्रोजेक्ट का हो। कभी भी ऐसी गलती मत कीजिएगा कि 5-10% से ज्यादा किसी भी एक टोकन में आप निवेश करें। हमेशा अपने फंड को डाइवर्सिफाई करें। अगर 1 लाख रुपए क्रिप्टो में लगाने हैं कहीं पे तो उसमें एटलीस्ट 5-10 कॉइन ले आप, ठीक है। ऐसा ना हो कि एक ही कॉइन में लाख रुपए डाल दिए, वो एक कॉइन में कुछ गड़बड़ हो गई और आप लूट गए। ऐसा गलती से भी नहीं करना है। हाँ शक्ति सिंह जी, ट्रस्ट वॉलेट डिसेंट्रलाइज है, उसके अलावा और भी कुछ है। चिंतामणि जी इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारी मीटिंग की है, ठीक है। और हम लोग केमिस्ट्री के क्लास में बायोलॉजी की बातें नहीं करते हैं, तो जब उसकी ओपन मीटिंग होती है तो आप उसमें आइए। हम लोगों ने एक बार मीटिंग की थी करीबन 9:30 बजे रात को, एक बार हम लोगों ने शायद 8:30 को भी की है और एक बार भी की है। तो 3 बार ओपन मीटिंग हो चुकी है पिछले करीबन 15-20 दिनों के अंदर, और उसमें सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की है। थैंक यू कृष्णा जी आपके फीडबैक के लिए। तो जो एफटीएक्स के साथ हादसा हुआ, वो हादसा किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी एक्सचेंज के साथ हो सकता है किसी वर्स्ट केस के अंदर। तो अगेन रिपीट करूंगा, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, किसी भी एक टोकन के अंदर बहुत सारा फंड ना लगाएं। भले आप करोड़पति बनने से रह जाओ, लेकिन ऐसा करने से हो सकता है कि हम लोग रोडपति बन सकते हैं। तो रोडपति बनने से बेहतर है कि करोड़पति ना बन पाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैसे हाथ में रहने चाहिए। तो एक प्रोजेक्ट के अंदर सारा पैसा कभी भी गलती से नहीं लगाना। शालिनी मैम जरूर करेंगे इवनिंग में भी सेशन। मैं आज शाम को भी इवनिंग में रख सकता था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुझे कहीं पे जाना है कल अर्ली मॉर्निंग, और रात को मैं सेशन अगर रखने बैठूंगा तो हो सकता है कि वो चीजें थोड़ी डिस्टर्ब हो जाए। मुझे शाम को थोड़ी प्रिपरेशन करनी होगी, कल कहीं पे जाना है मुझे, तो उसके लिए आज मॉर्निंग में सेशन रखा। और मॉर्निंग में भी रखना उसके लिए जरूरी था क्योंकि परसों ये आ चुका था और लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है कि भाई हमें इसके ऊपर ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों का लैंग्वेज का बैरियर भी है, 5-10%, 20% लोगों का जिनको इंग्लिश में दिक्कत है, और वो रहेगा हमारे इंडिया के अंदर। इवन मुझे भी 100% नहीं समझ में आता है फ्रेंकली स्पीकिंग, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे हर तरीके से हर कोई चीज समझ में आती है, क्योंकि उनके प्रोनाउंसिएशन कभी कभी हमारे लिए किसी के भी लिए डिफिकल्ट हो सकते हैं, राइट।
तो उसके लिए हमें सेशन जल्द से जल्द अरेंज भी करना पड़ता है, बातें बतानी भी पड़ती है, रखनी पड़ती है, लेकिन इसके ऊपर हम लोग रिपीट सेशन करेंगे। डोंट वरी, मुझे अगले 5-6 दिनों में जब भी सूटेबल कुछ कन्वीनियंट रहा, ठीक है, तो मैं शाम को 8:30 बजे, तो हमारा ट्रेनिंग का डे रहता है, जैसे आज हमारा ट्रेनिंग का डे ही है बेसिकली, लेकिन हम लोग आज सुबह कर रहे हैं, राइट, तो शाम को भी करेंगे। और अगर मान लीजिए कि पूरे दिन के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि शाम को मैं आधे घंटे के लिए टाइम निकाल पाऊंगा, और तो फिर उसमें हम लोग है ना शेयरिंग नहीं रखेंगे या डिस्कशन नहीं रखेंगे और आधे घंटे में मीटिंग को एंड कर देंगे। तो पॉसिबल है कि सेम सेशन हमारा शाम को रिपीट हो सकता है। अगर शाम का कुछ रहा तो मैं दोपहर को 2 से 3 बजे के अराउंड ये मीटिंग डाल दूंगा, या फिर कोई चाहे तो मुझे पूछ भी लेना आप कि क्या आप डाल रहे हो मीटिंग शाम के लिए 8:30 बजे, तो हो सकता है हम लोग आधे घंटे के लिए मीटिंग करके फिर अलग हो जाएंगे। वेंकटा सर थैंक यू सो मच, प्रिया तो सर थैंक यू सो मच। चलिए, और कोई हमारे कोहोस्ट अगर बाय चांस कुछ कहना चाहता है तो बताइए। और उससे पहले मैं और एक चीज बताना चाहूंगा, शाम को कूपन कोड आने वाला है। जैसा अभी सुबह तो 2 कूपन कोड आए थे, उसमें से एक कूपन कोड अभी 9:30 को एक्सपायर हो गया, एक कूपन कोड अभी भी 10:30 तक चलेगा, तो आप चाहो तो उसका मैक्सिमम एडवांटेज लीजिए, राइट। और शाम को जो कूपन कोड आएगा उसका भी एडवांटेज लीजिए। और आज पूरे दिन में जो लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे उनके लिए वापस हम लोग यूनिवर्सिटी में गिफ्ट देंगे, ठीक है। तो हम लोग 1-2 दिन में सेशन करके आई थिंक एक काम करेंगे, कल ही एक छोटा सेशन रख लेंगे, कभी भी मॉर्निंग में इवनिंग में, और उसमें हम लोग बातें करेंगे और समझेंगे किसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और वो फिगर कुछ भी हो सकता है, पिछले वाला सेम भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है और उससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड्स। कल जो भी चीज समझ में आएगी उसके हिसाब से प्राइस अनाउंस होंगे। तो आज थोड़ा सा जोर लगा लीजिए। प्रिपरेशन क्या करनी है सबको पता है, NFT बाय करके रखनी है, बाइंड भी करके रखनी है अपलाइन के साथ, HB डाल के रखने हैं, USDT डाल के रखने हैं जो भी रिक्वायर्ड है, और कैलकुलेशन सबको पता है कितने USDT चाहिए कितना HB चाहिए। अगर नहीं पता है तो अपने मेंटर से वो डिटेल्स मंगवा लीजिए, उनको ऑलरेडी दे दी गई है कि कितने HB रिक्वायर्ड रहेंगे किसी मेंबरशिप के लिए और कितने USDT लगेंगे आफ्टर डिस्काउंट। और मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए कूपन कोड का। जो हमारे ऐसे साथी है जो लोग हाइपरवर्स टू हाइपरनेशन आना चाहते हैं लेकिन उनको कुछ पैसों की दिक्कत है, तो ये 4,500 का डिस्काउंट उनके लिए बहुत बड़ा है, राइट। तो उनको आप इन्फॉर्म कीजिए, उनको फोन कीजिए। कुछ नए लोग हो जिनके साथ आपकी बात हुई हो हाइपरनेशन को लेके, उनको भी आप कॉल करके रेडी कर सकते हैं कि भाई आज ये बेनिफिट मिलने वाला है, इसको छोड़िए मत और इसका एडवांटेज लीजिए। और जो इस तरीके से प्रिपरेशन करेगा, प्रयास करेगा, उसका हो सकता है कि एक दिन में 5 डायरेक्ट क्लोजिंग हो जाए, 10 डायरेक्ट क्लोजिंग हो जाए। और कुछ लोग तो ऐसे मतलब खिलाड़ी निकलेंगे जो लोग 20-20 ज्वाइनिंग तक खुद लेके आएंगे, और जो मैक्सिमम जिनका कंट्रीब्यूशन होगा हमारी टीम के अंदर, उस तरीके से हम लोग प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन भी रखेंगे, ठीक है। तो चलिए, मेरे ख्याल से सब कुछ हम लोग कर चुके हैं। और अगर लास्ट में मैं 1 मिनट और वेट करूंगा, अगर हमारे कोहोस्ट में से कोई कुछ अनम्यूट करके बात करना चाहता तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज फिर हम लोग मीटिंग को एंड करेंगे। बिल्कुल सर। पवन जी कुछ कहना चाह रहे थे, उनको भी ले लीजिएगा। हाँ, पवन जी ने हैंड रेज किया था। चलो, अजय जी को सुन रहे थे फिर पवन जी को बुला रहे थे, मैंने मिस हो गया, मैंने अभी देखा था। सर टीम से ना प्लान प्रेजेंटेशन, जैसे हमारा ट्रेनिंग सेशन होता है तो उसके बाद हम प्लान प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, मतलब कोई फिक्स डे रहे उसके अंदर प्लान प्रेजेंटेशन रहे ट्रेनिंग के अंदर ना। जी। हाँ, अभी हम लोग 4-5 दिन से नहीं कर पाए हैं। बाकी इस संडे भी क्या था, मैं आउट ऑफ टाउन था, उसकी वजह से हम लोग उस दिन नहीं कर पाए, अदरवाइज हम लोग रिपीट करते रहते हैं। अगर कोई प्लान प्रेजेंटेशन की ट्रेनिंग लेना चाहते हो आप में से कोई भी आज शाम को, ठीक है, तो आप मुझे बता देना, मैं अपना जूम पे आपको को होस्ट या होस्ट बना दूंगा चालू करके। अगर कोई है जो शाम को प्लान प्रेजेंटेशन की ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो मुझे फॉर श्योर बताइएगा, मैं आपको अलाउ कर दूंगा। इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको अलग से जूम लेने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। पैसा मैं ऑलरेडी पे कर रहा हूँ, आप बस यूटिलाइज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पवन जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ मैं। ओके सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ने भी बहुत बढ़िया जानकारी दी। जिस दिन ये हमारा हाइपरनेशन का इवेंट चल रहा था उस समय हम लोग काफी कुछ लोग सीख रहे थे। उस समय बहुत जल्दी मीटिंगें हो रही थी, इसीलिए कुछ काफी चीजें समझ में कम आ पा रही थी, पर ये लग रहा था कि लिक्विडिटी माइनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसको हमें बहुत बेहतर ढंग से जानना चाहिए क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के रिलेटेड है।
और ये बात आपने बहुत सही बताई सर, क्योंकि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्यों ज्यादा पॉपुलर हो रहा है और क्यों इस पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और इस तरफ क्यों रहना चाहिए, हमें सेंट्रलाइज की तरफ क्यों नहीं जाना चाहिए। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि सेंट्रलाइज जगह है वहां पे मैनिपुलेशन होता है, क्योंकि मैं ट्रेडिंग के फील्ड में बहुत पहले से रहा हूँ, शेयर मार्केट की फील्ड में भी रहा हूँ, और मैंने ये बात को फील की है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर जो लोग होते हैं वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजों में जो है मैनिपुलेशन करते हैं, मार्केट को एक तेजी से बढ़ाते भी हैं और एक तेजी से डाउन भी करते हैं। और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में सबसे बड़ी चीज जो सर ने बताई अभी यहाँ पे, क्योंकि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है और ये ऑटोमेशन पे काम करता है और एक सिस्टम वे पे काम करता है, इसलिए जो है यहाँ पर हम लोग सेफली इन्वेस्टमेंट भी कर लेते हैं और पूल माइनिंग के थ्रू से हम यहाँ पे एपीआर और एपीवाई भी जनरेट कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी चीज है। अभी मुझे एपीआई और एपीआर के बारे में कंफर्म नहीं मालूम था, पर सर ने भी बताया कि एपीवाई जो होता है यहाँ पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको मिलता है और एपीआर में आपको एक सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। ये भी बहुत बढ़िया चीज इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। मैं समझूंगा कि ये जो सेशन था ये वाकई जो है बहुत लर्निंग का सेशन था और मैंने बहुत सारी चीजें नोट की है, मैं सभी को बताना चाहूंगा। इस तरीके से मैंने पूरा नोट डाउन किया, सर ने एक एक चीज बताई। बीच में मेरे कॉल भी आ गया था, तभी भी मैंने फोन को मैंने उनको काटने के लिए कहा कि सर आप रुक जाइए, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि हाइपरवर्स ने इस बात को पहले देखा कि कई चीजें वहां पे हमारी गलती हुई थी और हाइपरनेशन में उसको चेंज करना चाहा। और सबसे बड़ी पॉइंट उन्होंने ये भी फील किया है कि जिस तरीके से एचवीटी का जो है लेवल डाउन होता चला गया, वो किसी न किसी वजह से हो सकता है कंपनी ने उसमें जो है लिक्विडिटी मेंटेन नहीं कर पाई और लोगों को ये अवसर नहीं मिला कि हम कैसे लिक्विडिटी माइनिंग करें। और आज हाइपरनेशन को मैं देख रहा हूँ, हर समय मैं पेनकैप स्वेप पे ये चीज हमेशा सर्वाइव करते रहता हूँ, देखते रहता हूँ कि वहां की लिक्विडिटी कैसे मेंटेन हो रही है और कैसे वहां पे पूल माइनिंग हो रही है और लोग एचवीटी प्लस यूएसडीटी और बीयूएसडी प्लस एचवीटी में कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहां पे पूल माइनिंग से पैसे बना रहे हैं। और आज उसकी जो है लिक्विडिटी जो है 1.3 से 3 पॉइंट समथिंग मिलियन डॉलर पहुंच चुकी है और इस वजह से हमारा रेट जो है हमेशा मेंटेन भी है और हम लोग को विड्रॉलेशन इजीली मिल रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि हम आज विड्रॉल करते हैं और कल जब हमारा विड्रॉल आता है तो उसमें 20-25% जो है डाउन हो जाता है। ये नौबत नहीं आ रही, क्योंकि कंपनी ने पहले से इस बात को समझा है और इसके लिए उन्होंने एक वॉलेट भी जनरेट करी है, ताकि आप जो ट्रस्ट वॉलेट का यूज कर रहे हो आप उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने वॉलेट से ही काम कर सकते हो और एक पूल माइनिंग लेकर के। और ये रहेगा, मुझे जहां तक मुझे लगता है सर, ये डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जो है हमारा पेनकैप स्वेप पे ही रहेगा। बस हमारी कंपनी एक वॉलेट जनरेट कर रही है जहां पे हम ट्रस्ट वॉलेट यूज कर रहे हैं या मेटामास्क यूज कर रहे हैं, उसकी जगह हम इसको भी यूज कर पाएंगे। तो मैं समझूंगा इसको और बेहतर ढंग से लोग जाने और मैं सर को एक बार रिक्वेस्ट करूंगा सर इस सेशन को एक बार और भी ले और बाकायदे जो है अगर पीडीएफ लेके लेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि जैसे आपने वर्बली लिया तो लोग समझ नहीं पा रहे थे, हो सकता है मैं नोट करने में भी कमी छोड़ गया। अगर स्क्रीनशॉट करने मिल जाता तो हम और बेहतर ढंग से इसको समझ सकते थे सर। पीपीटी बना सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज भी मेरा शेड्यूल थोड़ा रहने वाला है बिजी, मुझे कुछ मतलब प्रिपरेशन भी करनी है, प्लस काम तो है ही ऑलरेडी, वो भी करेंगे थोड़े दिनों के बाद। और शाम के लिए चलो मैं देख लेता हूँ, शाम को अगर हम लोग सेम सेशन रिपीट कर सकते हैं तो फॉर श्योर करेंगे। मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन लगा के देखता हूँ कि क्या सेट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कई चीजें जो आपने बताते चले गए ना सर, वो रिपीट नहीं हुआ तो हम लोग नोट डाउन भी नहीं कर पाए, क्योंकि आप बताते गए, मैं नोट करता गया और कई चीजें हमें मालूम भी है, कई चीजें हमें मालूम नहीं भी है, पर मैंने कोशिश की कि बहुत सारी चीजें मैंने अपडेट किया आज की डेट में और ये बहुत जरूरी भी था। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज को समझना बहुत जरूरी, क्योंकि क्रिप्टो की मार्केट जो है एक्चुअल में डिसेंट्रलाइज ही होनी चाहिए। यहाँ पे सारे लोग एनोनिमस होकर काम करते हैं, लोग विजिबल नहीं होते यहाँ पे, और चीजें जब कॉन्ट्रैक्ट उस पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम करती है तो ज्यादा फेथफुल होता है, उस पर ज्यादा विश्वास बनता है, क्योंकि वो ऑटोमोशन पे होता है, उसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सके। इसलिए जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना बहुत ज्यादा बेस्ट है। और जितने भी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस है और डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, मैं सभी लोगों को रिकमेंड करता हूँ कभी भी अपना एसेट जो है किसी भी एक्सचेंज पे ना रखें। जिस तरीके से कल हुआ, एक 2 नंबर का एक्सचेंज जो है जो एकदम धराशायी हो गया, ऐसी नौबत आ सकती है किसी भी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के साथ में। इसलिए अपने एसेट को जो है डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट पे रखें और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज को यूज करें, वहां से आप बेनिफिट ले सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत पहले ही जो है बहुत से टोकन ऐसे मैंने परचेज किए थे जो पेनकैप स्वैप से मैंने इसको स्वैप करके रख लिया था, जो किसी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में लिस्ट नहीं हुआ था। पर जब वो लिस्ट होना शुरू हुआ या उसकी वैल्यू बढ़ने लगी तो एक टोकन जो है 10-10 गुना 20-20 गुना का जो है रिटर्न देके गया था। तो ये बेनिफिट हमें मिलता है ऐसे डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज को यूज करने से। अब मैं कभी भी देखता हूँ, हमेशा मैं इसको वॉच भी कर रहा हूँ कि कौन कौन से पेयर में ट्रेडिंग होती है वहां पे, मतलब कैसे कैसे पेयर में पूल माइनिंग होती है वहां पे। इन सब चीजों को भी यहाँ पे देखना जरूरी है और ये सब चीजें हमें यहाँ पे लर्निंग करने मिलती है। और हमारे इस वॉलेट में हमें ये सब चीजें मिलेंगे, जो पेयर हमें 3 पेयर मिलेंगे, उस पेयर में हम अपने उस यहाँ से पैसिव इनकम कमा सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब पैसा विड्रॉल करोगे, कैश करोगे, तो क्या करोगे, या तो उसको खर्च करोगे या तो बैंकों में स्टोर करोगे। बैंकों में रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 4% मिलेगा सालाना।
ठीक है। और यहाँ पर अगर हम अपने पूल माइनिंग में डालेंगे तो हमें बहुत बड़ा रिटर्न मिल सकता है, पैसिव इनकम भी मिल सकती है। हम यहाँ पे एक्टिव इनकम कमा ही रहे हैं हाइपरनेशन में काम करके, हम वहाँ पे पैसिव इनकम भी वहाँ पे बना सकते हैं इस चीज को यूज कर करके। और जब हम खुद सीखे रहेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हम अपने लोगों को भी सिखाएंगे, और हमारे लोगों को जब इसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो हम आगे चल के जो है ये बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच पवन जी। और फलीराम जी, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा, बस मुझे एक चीज शेयर करनी है। अभी हम लोगों ने जब इतनी सारी बातें की है लिक्विडिटी माइनिंग के ऊपर, तो क्यों ना प्रैक्टिकली थोड़ा हम लोग दिखा भी दे आपको। तो मैं स्क्रीन शेयर मेरे पास भी था सर, ये आप देखोगे तो जैसे कि ये डेक्स स्क्रीनर है। डेक्स स्क्रीनर यानी कि जो चीजें डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर है, चाहे कॉइन हो चाहे टोकन हो, उसको अगर आपको ट्रैक करना हो यानी कि उसके बारे में सारी जानकारी लेनी हो, तो उसके लिए डेक्स स्क्रीनर रहता है। यहाँ पे आप देखोगे, सॉरी एक मिनट माफ कीजिएगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सर्च बटन है। यहाँ से आप कोई भी टोकन का नाम या कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डाल के उस टोकन को ओपन कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे हाइपरनेशन टोकन को ओपन करके रखा है, और यहाँ पे उसका ट्रेडिंग पेयर कौन सा है, HNT USDT, बराबर है। और यहाँ पे उसकी जो लिक्विडिटी है वो $3.1 मिलियन की है। ये हो गया उसका पूल का लिक्विडिटी का वैल्यू। और ये होता है फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यू, यानी कि आज की जो करंट मार्केट है रेट, उसके हिसाब से उसका जो टोटल सप्लाई है, वो सप्लाई के सामने उसका टोटल वैल्यूएशन कितना होता है, तो $2.39 बिलियन, इसको बोलते हैं फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यू। और ये उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो ऑब्वियसली क्योंकि सारा जो ये है हाइपरनेशन का जो सप्लाई है वो पूरा ओपन है, उसकी वजह से दोनों सेम है, अदरवाइज अलग अलग भी हो सकता है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो यहाँ पे 1100 ट्रांजेक्शन हुए हैं, उसमें से 769 बाय हुए हैं और 334 सेल हुए। यानी कि आप समझ सकते हो कि कुछ लोग कॉन्स्टेंटली इसको बाय किए जा रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में इस HNT का क्या हो सकता है। और करीबन $6,20,000 का टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम हुआ है पिछले 24 घंटे के अंदर। अगर आगे बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये ट्रेडिंग पेयर का पूरा एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, ठीक है। यहाँ पे HNT का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, और यहाँ पे USDT का BEP20 के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, और ये कॉपी के बटन है, या फिर किसी को शेयर करना हो तो यहाँ से आप शेयर कर सकते हो। अभी जो हम लोग लिक्विडिटी की बात करते हैं ना, लिक्विडिटी पूल, तो यहाँ पे क्या है, HNT और USDT का लिक्विडिटी पूल है, ये वाला, माफ कीजिएगा सॉरी, हाँ ये वाला। इसमें क्या है, HNT कितने हैं क्वांटिटी, तो 660, 391 HNT यहाँ पे पड़े हुए हैं, और USDT इन्होंने डाले हुए हैं 15,80,000। क्यों, क्योंकि अभी HNT का प्राइस $2.3-2.4 के आसपास चल रहा है। तो आप समझ पाओगे कि इसके अंदर बेसिकली ऑब्वियसली HNT के सामने USDT डबल से भी ज्यादा ही होंगे, तो ये इक्वल वैल्यू मेंटेन करके चल रहे हैं। और पैनकेक स्वैप पे सीधा जाना तो आप यहाँ से भी जा सकते हो, ट्रेड ऑन पैनकेक स्वैप। तो ये बेसिकली आप इस तरीके से चीजों को आई होप के समझ पाओगे। अगर आप पूरी तरीके से नहीं समझे हैं तो आप वहां पे जाइए dexscreener.com के ऊपर, वहां पे HNT डालिए सर्च बॉक्स के अंदर, और ये सारी चीज आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो। प्लस ये जो नीचे की साइड में जो दिया हुआ ना कि शो चार्ट और ट्रेडिंग हिस्ट्री, तो आप उसको भी देख पाओगे कैसे, कि चार्ट के माध्यम से आपको पता चलेगा कब प्राइस कितने बजे कैसी थी, और बाय और सेल के ऑर्डर किसने किए। देखो यहाँ पे है ना, जैसे 10 नवंबर 9:55 पे किसी ने 179 HNT को सेल किया, लेकिन 9:54 यानी कि 9:54 पे किसी ने 431 बाय किया, और देखोगे तो यहाँ बाय के ऑर्डर ज्यादा है कंपेयर टू सेल। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकली आप देख पाओगे कि किस तरीके से ये चीजें वर्कआउट हो रही है, बराबर है। तो उससे आपको समझ में आएगा। जैसे किसी ने यहाँ पे 8,000 HNT को बेचा है, कब, तो 8:25 पे, और किसी ने मतलब बाइंग भी ज्यादा की है। तो ये बाइंग सेलिंग के ऑर्डर्स है, टोटल वॉल्यूम है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से देख पाओगे, और यहाँ से है ना आप अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से अलग अलग चीजें देख पाओगे। जैसे ये 15 मिनट का चार्ट है, उसकी जगह हम लोग उसको 1 घंटे का भी कर सकते हैं, 4 घंटे का भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मान लो कि कैंडल के तौर पे देखना है तो हम लोग ऐसे देख पाएंगे, और अगर वो लाइन के तौर पे देखना है तो ऊपर से चेंज करके हम लोग वो भी कर पाएंगे। तो कैंडल के तौर पे देखना है तो ऐसा कुछ दिखेगा, बाइंग का कैंडल कौन सा है, सेलिंग का कैंडल कौन सा है।
तो जैसे कि अभी प्राइस पिछले काफी टाइम से मतलब 2-3 दिनों से एकदम स्टेबल मोड में चल रही है, मतलब एक रेंज बना के, और यहाँ से एकदम से जंप हुआ था तब जब 2.6 पे चला गया था $2 से। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारी चीजों को देख पाओगे, समझ पाओगे। ये सारी चीजों को भी सीखिए और अपनी टीम को भी सिखाइए। और एक चीज थोड़ा बताते हुए मुझे कभी कभी मतलब आज ओपनली बताता हूं मैं कि थोड़ा सा दर्द भी होता है एक हल्का सा, कि ट्रेनिंग सेशन हम लोग जब इतने सारे कर रहे हैं तो नॉट श्योर लोग आते क्यों नहीं है। सिर्फ पैसे ही समझ में आते हैं, वो लोग जिंदगी में कभी ऊंचाइयों पे नहीं पहुंच सकते। देखो, पैसे वाला बनना और वेल्दी बनना, ये दोनों में बहुत अंतर है। पैसे वाला कोई भी बन सकता है, लेकिन वेल्दी हर कोई नहीं बन सकता। वेल्दी होने की डेफिनेशन बहुत अलग है। जिस बंदे के पास पैसे भी है, जिस बंदे के पास नॉलेज भी है, और जिस बंदे के पास टाइम फ्रीडम भी है, उसको हम लोग बोलते हैं वेल्दी। अदरवाइज 50-100 करोड़ तो कैसे बाप दादा ने छोड़ दिए, तो उसके पास ही 50-100 करोड़ होंगे, उसको हम लोग वेल्दी नहीं बोलेंगे। तो जब तक आपको सीखोगे नहीं, कुछ आगे कंट्रीब्यूट नहीं करोगे, तब तक आप वेल्दी नहीं बन सकते। आप कमा लोगे पैसे, लेकिन वहां पे वो वाली मजे नहीं होगी जो वेल्दी बनने में है। तो मैक्सिमम लोगों को बिठाइए। जब भी जूम होती है तो देखिए कि आपकी टीम से कितने लोग बैठे हुए, कौन नहीं आ रहा है। और जो लोग नहीं आ रहे वो इनजेन्युइन रीजन की वजह से नहीं आ रहे हैं, तो उनको है ना सपोर्ट करना छोड़ दीजिए। मैं तो ओपनली बोलता हूँ, थोड़ा कम काम होगा तो चलेगा, लेकिन हमें क्वालिटी वाले लोग चाहिए। लेकिन जो लोग कोई जेन्युइन रीजन है, जैसे जॉब है, किसी का स्कूल है, किसी की मतलब घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपको पता है, और अगर वो लोग जूम में आना नहीं आ रहे तो वो जेन्युइन है, वो एक्सेप्टेबल है, आप उनको सपोर्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि भाई मुझे क्या है, मतलब मेरा अपलाइन सीख रहा है, जब भी कुछ जरूरत पड़ेगी फोन करके पूछ लेंगे। जिनका एटीट्यूड ऐसा है ना, उनको सपोर्ट करना एक बार बंद कर दो। भले 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए हमारा बिजनेस थोड़ा स्लो डाउन हो जाए, लेकिन जो लोग जानबूझ के मीटिंग्स में नहीं आते, जो आ सकते हैं फिर भी, उनको लाना जरूरी है। तभी जाके आपका टीम बड़ा होगा। ठीक है, नहीं तो फिर ऐसा होगा 2 साल के बाद भी आप वही कर रहे हो जो आप आज कर रहे हो। 2 साल के बाद भी आप वही लोगों को सिखा रहे हो। 2 साल के बाद वही आप प्लान प्रेजेंटेशन भी कर रहे हो। 2 साल के बाद वही आप P2P भी आप ही कर रहे हो अपनी टीम के भी, आप पे अपने अकाउंट में पैसे लेके। ठीक है, तो ये सारी चीजों से हमें आने वाले 6-8 महीने में फ्री होना है, कि वो डुप्लीकेशन हमारी टीम में चला जाए, कि जो आज हम कर रहे हैं वो कोई और करे। ठीक है, तो उसके लिए टीम को बिठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और चलो हम लोग है ना मीटिंग दूसरी स्टार्ट करने वाले हैं। फलीराम सर 1 मिनट में कंप्लीट कीजिएगा, या फिर 2 मिनट में। सॉरी, मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया लास्ट में। बाकी हम लोग मीटिंग को एंड करें, मुझे दूसरी जूम चालू करनी है। फलीराम सर प्लीज कंटिन्यू कीजिए। यस सर, गुड मॉर्निंग सर, एंड गुड मॉर्निंग टीम। ज्यादा नहीं बोलूंगा सर, आज का मीटिंग बहुत वंडरफुल रहा। एक ही चीज बोलूंगा जो अभी आपने शेयर किया कि क्यों नहीं आते हैं लोग। मुझे भी एक मैसेज करना था सर पूरी टीम को कि थोड़ा सा बस हम सबको सोचने की जरूरत है कि जो एक रेगुलर क्लास जाता है कोई भी बंदा, कोई भी बच्चा, उसकी पढ़ाई कैसी होती है, और प्राइवेट पढ़ाई करके वो अपना एजुकेशन पूरा करता है, उसकी पढ़ाई कैसी होती है। हो सकता है कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन हो, उसका बेहतर हो सकता है, बट मुझे लगता है कि रेगुलर क्लास अटेंड करने से एक रेगुलर जानकारी और बेहतरीन जानकारी मिलती है। आज भी मैं मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ और हमेशा मीटिंग अटेंड करता हूँ। आज के सेशन से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। और जैसा पवन सर ने बोला, पवन सर को भी मैं रेगुलर वॉच करता हूँ, उनकी मीटिंग अटेंड करता हूँ, कि पवन सर ने बताया एक छोटी सी चीज की, जो सर ने अभी APY और APR के बारे में बताया, कितनी छोटी सी चीज थी, बट सर को भी नहीं जानकारी थी। वैसे ही किसी को भी जानकारी नहीं रहती है। और आज की मीटिंग वाकई बहुत अच्छी थी सर। मेरी टीम में भी आज 6-7 लोगों ने जो लीडर रहे हाइपर के, वो सारे लोग ज्वाइन किए हुए थे। मैं सबको एक ही मैसेज करूंगा कि एक कमी जो हम लोगों के अंदर है कि हम अपनी टीम को बैठा नहीं पा रहे हैं। हमारी ही जवाबदारी है कि हम अपनी टीम को बैठाएं इस तरह के सेशन में। और सर विपुल सर और पवन सर, मैं आप दोनों को एक चीज और बोलना चाहूंगा कि आप दोनों कंबाइंड होकर के अगर किसी मीटिंग को लेंगे ना, तो मुझे लगता है कि जो नहीं भी सीखना चाहता वो सीखेगा। क्योंकि पवन सर का भी सेशन मैंने देखा है, मतलब सर वंडरफुल सेशन रहता है उनका भी। तो थैंक यू सो मच आप दोनों को। और मैं सीख रहा हूँ सर, धीरे धीरे करके सीख रहा हूँ और काम कर ही रहा हूँ। पिछले 1.5 साल में हाइपर में जो अचीव नहीं हुआ, मुझे लगता है कि हाइपर नेशन में हम उससे भी बेहतर कर पाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, मैंने तो ओपनली बोला है कि हम लोग मिलकर ही काम करेंगे, यहाँ पे कोई सीनियर जूनियर नहीं है। चलिए, इसके ऊपर हम लोग बाद में आराम से वापस एक बार डिस्कशन करेंगे। मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दूसरी जूम चालू करनी है।